चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने देखा था, विच अल्फ़ाबेट नॉट यूज इन नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ होगा। अब देखिए पोटेशियम है आपका, ये तो के है, ये पोटेशियम है, ये डब्लू टंगस्टन होता है, ये वी आपका वेनेडियम होता है। कि जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि जे एंड क्यू कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, तो जे एंड क्यू कहीं पे भी नहीं करता है, इस मीन्स ये नोमेनक्लेचर में कहीं पर भी अल्फ़ाबेट यूज नहीं होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 98। 98 एटॉमिक नंबर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना तो ये आएगा रेडॉन 5f10 7s2। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि पीरियड नंबर जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड होता है। अब आप टेल मी वन थिंग कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टेल मी वन थिंग क्या है। दिस इज 7, इट मीन्स इट इज 7th पीरियड। वेरी इजी क्वेश्चन। ये देखिए द न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स XYZ हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स क्या होता है, XYZ है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इट मीन्स सबका एटॉमिक नंबर सेम है। सबका एटॉमिक नंबर यानी सबका एटॉमिक नंबर Z है, Z1 Z1 Z1, सबका एटॉमिक नंबर इक्वल है। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब सबका एटॉमिक वेट अलग अलग है। जब प्रोटॉन्स अलग हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम A होता है। इफ़ अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे तो A भी अलग अलग हो जाएगा ना। इट मीन्स XYZ क्या है, तो XYZ क्या होगा, XYZ तो भाई जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और जिनका एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये तो आइसोटोप्स हो गए, दे बिकम आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आर्टिफिशियल एलिमेंट तो देखिए बेटा ये सब तो मिलते ही हैं, यही है जो आर्टिफिशियल हो सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए लास्ट देखिएगा जरा कि जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि जहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, वेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। उसको that is those elements are called as transition elements. They all belongs to the D block, they all are D block elements, but these are transition element, but this is not transition element because argon 4s2 3d10 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये इसमें जो D ऑर्बिटल है ना, that is not partially filled, डी ऑर्बिटल आपका पार्शियली फिल्ड नहीं है, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। दिस इज नॉट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, इससे पहले कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की स्टडी करें और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जो एक चीज़ अभी रह गई है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने सब देख ही लिया। अब हम देखते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इसका और देखते हैं भाई। नोमेनक्लेचर में चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, जिसमें कि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हो, उसका हमें नोमेनक्लेचर देखना है। देखिएगा ज़रा, जैसे हम सपोज करिए डिजिट्स हम आपको दे दें, 0 है, 0 का क्या लेंगे, 0 को बोला जाता है नील, और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है n।
वन को क्या बोला जाता है, वन को बोला जाता है अन, इसका सिंबल होता है यू। टू को क्या बोला जाता है, बाई, इसका सिंबल होता है बी। थ्री को ट्राई, इसका सिंबल होता है टी। फोर को क्वेड और इसका सिंबल होता है क्यू। फाइव को पैंट, इसका सिंबल होता है पी। सिक्स को हैग्स, इसका सिंबल होता है एच। सेवन को हैप्ट बोलते थे लेकिन यहाँ पे सेप्ट बोलते हैं, इसका होता है सिंबल एस। एट को ऑक्ट बोलते हैं, सिंबल होता है ओ। नाइन को एन बोलते हैं, इन ऐसे, इसका सिंबल होता है ऐसे आपका ए। सो दीज आर द सिंबल्स, और इनको किस तरीके से बोला जाता है, ये ऐसे बोले जाते हैं, ये ऐसे बोले जाते हैं। लास्ट में वर्ड को पूरा करने के लिए ईएम लगा देते हैं, लास्ट में वर्ड को कंप्लीट करने के लिए ईएम लगा देते हैं। एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा, पहले आप इसको समझ लीजिए। ज़ीरो के लिए हमने नील यूज़ किया, इसके लिए अन, इसके लिए बी, ये सब यूज़ किए। क्वेड और ये सब सेप्ट और ऑक्टेन, है ना। तो दो चीज़ों को जैसे हमें ऐड करना है या हमें नाम लिखना है, तो हम कैसे किसी का नाम लिखेंगे। लेट्स सी, जैसे हम कहीं पर एक नाम हो कि यहाँ पूरा स्पेस खाली है, यहीं पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं इसका 112 है, अब इसका हमें नाम लिखना है। तो अगर सिंबल में प्रेजेंट करना है तो इसके लिए देखिए वन है तो इसके लिए यू सिंबल, इसके लिए बी सिंबल। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नेम हो गया। फिर एक दूसरा और क्या, कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं अन बीएम, अन बीएम। अब देखिए वन के लिए अन हो गया, वन के लिए अन हो गया, इसके लिए भी अन हो गया, इसके लिए बी हो गया, और प्लस साथ में क्या लगा देंगे, ईएम। लेकिन अगर आई के बाद फिर से आई आए तो एक ही आई लेते हैं, यानी अन बीएम, इस तरीके से। आपको शायद याद होगा कि मैं कुछ ऐसे मैंने आपको दिखाया था कि इनके नाम ये देखिए लिखे गए हैं आईयूपैक, और उनके सिंबल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। मैं उसी पीरियोडिक टेबल में फिर से एक बार चलता हूँ, तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप देखिए ज़रा, यहाँ पे एक का नाम, यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट किया गया अन बीएम, दिस इज अन बीएम मीन्स 112, अन बीएम। अन ट्रियम, अन ट्रियम, ये ऐसे नाम लिखा गया। इसका मीन पता है क्या, कितने एटॉमिक नंबर के लिए, अन मीन्स वन, ट्री यानी 3, यानी कि 113 के लिए ये नाम रखा गया। फिर यहाँ पे देखिए एक और नाम रखा गया अन क्वेडियम, अन क्वेड 4 के लिए, और ये मैंने कहा था बाद में ऐड कर देते हैं, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 4, यानी 114 का नाम क्या रखा जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 114 होगा उसका नाम होगा अन क्वेडियम। जिसका एटॉमिक नंबर 115 होगा, ये 115 है, और इस 115 का देखेंगे आप, 115 में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए 115, ये है अन बीएम यानी 112, अन ट्रियम यानी 113, अन क्वेडियम यानी 114, अन पेंटियम यानी 115, अन हेक्सियम 116, अन सेप्टियम 117, अन ऑक्टियम 118। इस तरह से नामों को, बहुत सारे नामों को इस तरह से, आईयूपैक का सिस्टम है ये, इस तरह से नामों को रखा जाता है। दीज आर द नॉमेनक्लेचर, और उसके एग्जाम्पल आपने इससे बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। इट्स अ वेरी गुड, है ना, ये आपके लिए बहुत ही, इस तरह से आपने सीख लिया कि हाउ दे आर नेम्ड। अभी तक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स
हम सारी बातें वो समझ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कैसे नाम लिखे जाते हैं, क्या ब्लॉक कैसे पहचानते हैं, कैसे पीरियड को पहचानते हैं, कैसे ग्रुप को पहचानते हैं, किसका किसका जनरल कन्फिगरेशन क्या होता है, कहाँ पे कौन सा ब्लॉक डिवाइड होता है, किस तरीके से उसको लेंथेनाइड, एक्टेनाइड और ये सब ग्रुप कैसे रखे गए। पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी बातें हमने समझी। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत में आप एक बात समझिए कि अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हम करना चाहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब जो एलिमेंट्स आपने अभी तक पढ़े उन एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक डिस्कशन, पीरियोडिक स्टडी उनकी प्रॉपर्टीज़ की। और उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी में सबसे मेजर रोल अगर कोई सबसे पहले निभाएगा तो वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सवाल उठाइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? देखिए, ऐसा होता है कि दिस इज द न्यूक्लियस, राइट? ये शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है, ये इसका न्यूक्लियर चार्ज है। तो वैसे आप क्या कहोगे कि भाई इस न्यूक्लियर चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसके बाहर, इसके ये तो देखिए आपकी ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर ये 3 शेल्स और प्रेजेंट है, यानी 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेलिंग ईच अदर। तो क्या हो रहा है कि इससे पहले कि इसका इफेक्ट यहां तक पहुंचे, तो इसके इफेक्ट को जैसे ये पहली शेल से गुजरता है इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, फिर सेकंड शेल से गुजरता है, फिर न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट कम हो जाता है, फिर थर्ड शेल से गुजरता है, फिर न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट कम हो जाता है, फोर्थ शेल तक आते आते जो न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज होता है वो फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई नहीं हो पाता। सवाल इस बात का उठता है, इसी को कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि इस शील्डिंग की वजह से ये जो पर्दे थे बीच में, ये जो स्क्रीनिंग थी, ये पर्दे थे, इसकी वजह से इस न्यूक्लियस का कंप्लीट चार्ज इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाया। तो हम जो ये कैलकुलेशन लगा रहे थे कि चार्ज इतना है, न्यूक्लियस इतना बड़ा है, उसके अंदर इतना चार्ज है, इतने प्रोटॉन्स हैं, एक्चुअली वो अपना इफेक्ट डाल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे उतनी फोर्स को लगा ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स यहाँ पे था, सपोज करिए फोर्स उसका यहाँ पे था, वो फोर्स लगाने के लायक था 12, लेकिन वो बाहर के आउटर मोस्ट शेल पे फोर्स लगा पाया ओनली 3 या 4 या वॉटेवर। तो जो फोर्स वो लगा पाया दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स, और वो किसकी वजह से लगा? वो उस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से लगा। सो इसलिए हम ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि आखिर जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे या जिस भी इलेक्ट्रॉन पर आप चार्ज का इफेक्ट देखना चाहते हो न्यूक्लियस के, तो एक्चुअली ये देखो तो कि इफेक्टिवली कितना न्यूक्लियस का चार्ज उस पर अप्लाई हो रहा है जिससे उसका अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो इसके लिए स्लेटर ने कुछ रूल्स दिए, स्लेटर्स रूल फॉर द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखिए, जो नेचुरल वो चार्ज होता है वो Z होता है। अब उस Z में से ये शील्डिंग इफेक्ट घटा दिया जाए, जो घटा रहे हैं हम शील्डिंग इफेक्ट, मतलब S शील्डिंग इफेक्ट घटा रहे हैं, और ये न्यूक्लियर चार्ज है। तो ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज ये है, इससे हमने जितना उसकी वजह से, शील्डिंग की वजह से, उस स्क्रीनिंग की वजह से वो कम हो गया, उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक्चुअली जो बचेगा वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जो सारी कैलकुलेशंस होंगी वो इससे होंगी, सारी कैलकुलेशंस होंगी वो इससे होंगी, ये आपको निकालना है बेटा। अभी ट्रेंड्स एटॉमिक साइज का और सबका तो हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये तो देखें
तो अब सवाल इस बात का उठता है कि ये जो मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, ये सपोज करिए ये है आपकी, ये आपका न्यूक्लियस है। अब ये एक शेल है, ये एक शेल है, और मान लीजिए ये और एक और शेल हमने बना दी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन, और ये आपका न्यूक्लियस है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 हैं, ये 8 हैं, फिर मान लीजिए एट है। सपोज करिए आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर देर आर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि इसकी वजह से इस पे कितना इम्पैक्ट आया, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। ये मेन क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बेटा। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। Z इज इक्वल टू होगा Z माइनस सिग्मा। अब इसको कैसे कैसे करना है, क्या करना है, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं, क्या होती हैं। वैसे अगर छोटा सा आइडिया मैं आपको दूं तो सिग्मा निकालने की कैलकुलेशन, सिग्मा कैलकुलेट करने का तरीका है अपना अपना। जैसे मान लीजिए ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बेसिकली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मीन्स n नंबर, यानी n नंबर जिसे मैं कहूँगा, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 का। उसके बाद जो उसके आगे पेनल्टीमेट शेल होगी, पेनल्टीमेट शेल मतलब उसके अंदर वाली शेल n-1, उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन उनको दिया जाएगा 0.85, और उसके अंदर के बाकी के जितने भी हैं, एंड नाउ ऑल इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स, वो चाहे किसी भी शेल में है, कंट्रीब्यूटेड टू 1, उनका कंट्रीब्यूशन 1 दिया जाएगा बेटा। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि दिस इज 19, ये Z आपका 19 है, और इसका आपने देखा कि 2881 या 20 है, ये 2882 था, और आप इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हो तो आपको इसमें सिग्मा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा जिस बाहरी एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं ना, उसको काउंट नहीं करते, तो आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये होगा 1 × 0.35। फिर उसके अंदर वाली शेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा 0.85, और फिर उसके अंदर के देखिए ये 8 और ये 2, बाकी सबका जितने भी हैं सबका कंट्रीब्यूशन होगा 1। तो इस तरीके से सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप जरा देखिए, 0.35 प्लस 8 5 × 40, 4 हो गया, 8 × 64, 4 68, ये 68 यानी 6.8 हो गया, ये आपका 10 आ गया बेटा। तो इस तरीके से आपका ये आ गया 17, तो 17.15 आ गया ये। तो देखिए कहाँ 20 था ये, और उसमें से 17.15 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो एक्चुअली क्या है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना कम हो गया, देखिए ध्यान से, सिर्फ 2.85 बचा। कहाँ 20 हुआ करता था न्यूक्लियर चार्ज, और कहाँ 20 न्यूक्लियर चार्ज हुआ करता था, और उसके बाद बचा कितना सा, ओनली 2.85। यानी जो इफेक्ट आएगा अब ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो इफेक्ट इसकी वजह से आएगा, ना कि इस 20 की वजह से। दैट्स वाई वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का निकालना बहुत ज़रूरी था बेटा, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे,
थोड़ी देर बाद।